बिहार भारत का एक ऐसा राज्य जो एक समय पर भारत का सबसे प्रसिद्ध, धनी और शिक्षित राज्य था। ऐसा बोला जाता था कि बिहार की ज़मीन सोना निकालती है, जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी। ये दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहां कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, पर्शिया और टर्की से छात्र पढ़ने के लिए खास तौर पर भारत आते थे। बट नाउ द कंडीशन ऑफ बिहार इज़ टोटली अपोजिट। भारत का सबसे गरीब राज्य, जहाँ की लिटरेसी रेट भारत के सभी राज्यों के मुकाबले सबसे कम है, जहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं बिहार की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हाथ है। करीब 950 करोड़ का ये घोटाला सबसे पहले उजागर हुआ 1996 में। नीतीश कुमार और मोदी जी सृजनों पर जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। बट नाउ बिहार में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे भारत की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए चेंज कर सकता है। यस, इस बार का बिहार इलेक्शन केवल बिहार का इलेक्शन नहीं है। दिस इलेक्शन इज मोर देन द इलेक्शन, बिकॉज दिस इलेक्शन कैन चेंज इंडियन पॉलिटिक्स फॉर एवर। बट हाउ? आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बिहार के साथ साथ पूरे भारत की पॉलिटिक्स को चेंज कर सकते हैं? एंड वी विल ट्राई टू प्रिडिक्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स, सो बी रेडी टू हैव द मोस्ट क्रेजीएस्ट पॉलिटिकल राइड। आपको ये बताने आए हैं कि जो रास्ता बताया है वैसे वोट दीजिएगा तो जान बचेगा। हमें तो जिस गरीबी भ्रष्टाचार में आपका जीवन बीत रहा है उसी में आगे का जीवन भी बीतने वाला है। उन्हें मालूम है कि बिहार का विकास केवल और केवल एनडीए सरकार के राज में ही संभव है। 5 साल पे हर किसी को बदलिए और बदलते रहिए। किसको बदलेंगे और किसको लाएंगे? अभी आरजेडी को आना चाहिए। आज के टाइम पे हम बिहार की बात करते हैं तो हमें दिखती है गरीबी, और गरीबी के साथ साथ दिखती है जनसंख्या में बढ़ोतरी, और इसी बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ हमें दिखती है इलिटरेसी। पर शुरू से बिहार ऐसा नहीं था। बिहार को एज अ स्टेट डिग्रेड करने में जितना हाथ वहाँ की पब्लिक का है उतना ही हाथ वहाँ की गवर्नमेंट का भी है। देयर इज़ नो डाउट कि जब अंग्रेज़ हमारे भारत में आए थे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा बिहार को ही लूटा था, पर शायद उनसे भी ज़्यादा बिहार को वहाँ की गवर्नमेंट ने लूटा है। इंडिपेंडेंस के बाद से वहाँ जितनी भी सरकार आई उन्होंने अलग अलग तरीके से बिहार को लूटा है। अब वो चाहे 1956 चारा घोटाला हो या 2003 का सृजन स्कैम या 2025 में अडानी को 1 रुपए में हजारों एकड़ की जमीन देना हो, बिहार इज द बिगेस्ट हब फॉर स्कैम एंड करप्शन। क्योंकि इन पढ़े लिखे नेताओं को लगता है कि बिहार की जनता तो अनपढ़ है, उन्हें क्या ही पता चलेगा, और शायद उन्हें सही भी लगता है। क्योंकि वहाँ चाहे किसी की भी सरकार आ जाए लेकिन उन्होंने कभी शिक्षा को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया ही नहीं। और ये बात बस एजुकेशनल बैकवर्डनेस की नहीं है, वहाँ सोशल बैकवर्डनेस भी बहुत ज़्यादा है। आज भी वहाँ जाति को लेकर भेदभाव दिख ही जाता है। लेकिन तुम लोग अगर ऐसे ठाकुर ब्राह्मण के घर जाके पानी वानी पी लो तो तुम्हें उसी बर्तन में देंगे जिस बर्तन में वो पीते हैं? नहीं देगा, वो देवे नहीं करेगा। एंड मैं भी बिहार से हूँ और मैंने ये चीज़ें अपने आंखों से देखी हैं होते हुए। और वहाँ सोशल बैकवर्डनेस के साथ साथ वहाँ इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस भी बहुत ज़्यादा है। बट वाई? क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो बिहार वॉज मोर इकोनॉमिकली स्टेबल देन गुजरात। पर अगर हम वही आज के टाइम पे देखें तो गुजरात इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। बट हाउ एंड वाई का बस एक ही आंसर है, और वो है लीडरशिप। क्योंकि वहाँ जितनी भी गवर्नमेंट बनी उन सब का बस एक ही मोटिव होता था कि कैसे वहाँ से ज़्यादा पैसा उठा के अपने बैंक अकाउंट में भरा जाए। नहीं था कि बिहार को फंडिंग नहीं मिलती थी, लेकिन उस फंडिंग का यूज़ डेवलपमेंट में ना करके अपना ही पेट भरने में किया जाता था। हम ज़्यादा पास्ट की बात क्यों कर रहे हैं? अगर हम अभी देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल ने कम से कम 18 साल तक रूल किया और कर रहे हैं, बट डेवलपमेंट कहाँ है? 18 साल कम नहीं होते हैं, और इन 18 सालों में अगर आपने फंड्स का अच्छे से यूज़ किया होता तो बिहार का यूथ किसी दूसरे स्टेट में नहीं जाता रोजगार के लिए। अगर आपने उन फंड्स का यूज़ अच्छे से किया होता तो आज बिहार में भी शिक्षा और स्वास्थ्य A1 क्वालिटी के होते। अगर आपने उन फंड्स का यूज़ अच्छे से किया होता तो आज बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया की इकोनॉमी में अपना मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन करता। पर आप 18 सालों में भी कुछ नहीं कर पाए तो कहाँ गया सारा पैसा? सवाल तो हम करेंगे। बहुत गुस्सा आता है जब हम अपने राज्य को बाकी राज्यों से पीछे देखते हैं तो, क्योंकि आपका पेट तो भर जा रहा है पर उन करोड़ों यूथ का क्या? आपने अपना पेट भरने के लिए उनकी लाइफ तो खराब कर दी ना।
6 नवंबर 2025 और 11 नवंबर 2025 को बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं और ये इलेक्शंस 2 फेजेस के अंदर होंगे और इसका रिजल्ट 14 नवंबर तक आएगा। बट क्या बिहार में कोई दूसरी पार्टी रूल में आएगी या 18 सालों से चल रही प्रथा आगे भी चलेगी और नीतीश कुमार ही रूल करते रहेंगे? अब देखो, ये जो सवाल है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर चलो इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अभी के टाइम पे बिहार में 7 मेजर पार्टीज हैं। जनता दल जेडीयू जिसके लीडर हैं नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जिसके लीडर हैं तेजस्वी यादव, बीजेपी जिसके लीडर है सम्राट चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी जिसके लीडर हैं चिराग पासवान, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके लीडर हैं अखिलेश प्रसाद, हिंदुस्तानी अवम मोर्चा जिसके लीडर हैं जितन राम मांझी, जन सुराज पार्टी जिसके लीडर हैं प्रशांत किशोर। और अगर हम बात करें तो इसमें से जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और एचएएम ये चारों पार्टीज एनडीए अलायंस से हैं और आरजेडी एंड कांग्रेस इंडिया अलायंस से हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर जी की पार्टी एक इंडिविजुअल पार्टी है जो कि किसी भी अलायंस को सपोर्ट नहीं करती है। और अगर हम बात करें कि अभी बिहार में कौन सी पार्टी रूल करेगी, तो देखो बिहार में अभी टोटल 243 सीट्स हैं और अगर एनडीए या इंडिया अलायंस को अपनी सरकार बनानी है तो उन्हें मेजॉरिटी सीट्स चाहिए होंगी। आई मीन 243 में से 122 सीट्स अगर किसी भी अलायंस को मिलते हैं तो वो अपनी सरकार वहाँ ईजिली बना सकती है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर एनडीए के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज है एज कम्पेयर टू इंडिया अलायंस। तो क्या फिर से एनडीए की ही सरकार बनने वाली है? देखो, ये कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि रीसेंट टाइम्स की बात करें हम तो एज वी कैन सी कि राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से बीजेपी का पलड़ा डगमगा गया है। और बात करें जनता दल की तो देखो बिहार की पब्लिक नीतीश जी से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि 18 सालों में आप बस एक मेट्रो लेके आ रहे हो और आप वहाँ भी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। यहाँ जेडीयू की भी कुछ सीट्स तो कम हो ही जाती हैं। और अगर हम कुछ छोटी मोटी पार्टीज को देखें तो उनका एनडीए में कॉन्ट्रीब्यूशन कम ही रहा है। एंड नाउ अगर हम बात करें आरजेडी की तो जिस तरीके का हाइप आरजेडी ने क्रिएट किया है, प्लस अपने राहुल जी का भी पूरा सपोर्ट आरजेडी को ही है क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस दिस बोथ पार्टीज बिलोंग्स टू इंडिया अलायंस, तो वहां कांग्रेस की सरकार रहे या आरजेडी की, बात बराबर ही है। एंड अदर फैक्टर इज दैट कि इस साल आरजेडी ग्राउंड लेवल पे जा जाके लोकल लोगों से बात कर रही है और उनकी समस्याओं को जान रही है और इससे उनकी गुडविल इंक्रीज हो रही है। और देखा जाए तो इस साल हमें आरजेडी के सीट्स में अपवर्ड शिफ्ट देखने मिल सकता है। तो वहीं कांग्रेस भी कुछ सीट्स लेके आ जाएगी, तो देयर इज हायर चांस कि बिहार में इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बने। तो मान लो कि इंडिया फिर भी कुछ सीट से कम रह जाती है तो बाकी कसर प्रशांत किशोर जी पूरी कर देंगे क्योंकि देखो ये तो कंफर्म है कि कुछ सीट्स प्रशांत जी को भी आएंगी। और अभी प्रशांत जी किसी भी अलायंस से नहीं है, लेकिन उनको भी ये चीज पता है कि ऐसे अकेले सरकार बनाना तो ना के बराबर है और ऐसा हो सकता है कि वो एनडीए या इंडिया अलायंस में से किसी को ज्वाइन करे एंड देयर इज हायर चांस कि वो इंडिया अलायंस की तरफ ही जाएंगे। भाजपा वाले हिंदुओं की और हिंदू से जुड़े हुए मुद्दों की बात दूसरों के मुकाबले ज्यादा कर रहे हैं या करने का दावा। बट डू यू ऑफन फाइंड देम बीइंग हिपोक्रिटिकली वोकल? मोस्टली। और देखो सच बताऊं तो बिहार को बदलाव की ज़रूरत तो है और इस बदलाव की शुरुआत सरकार की बदलाव से ही होनी चाहिए। और 18 सालों तक नीतीश जी को देख लिया ना हमने, अब किसी और को मौका देखकर देखते हैं। क्या पता जो 18 सालों में बिहार तरक्की नहीं कर पाया वो सिर्फ 5 सालों में ही कर ले। बीते 18 सालों से आप गलतियां करते आ रहे हो तो 5 सालों के लिए एक और गलती करके देखो, क्या पता आपकी ये एक गलती आपके लिए अच्छे दिन लेके आ जाए। तो देखो अगर बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो इसका मतलब कि एनडीए के हाथ से एक स्टेट तो गया और उससे होगा ये कि बाकी स्टेट्स भी सतर्क हो जाएंगे क्योंकि देखो जो वेव राहुल भैया लेके आ रहे हैं वो है तो बीजेपी के लिए, लेकिन वो बीजेपी के साथ साथ एनडीए को भी डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। वोट चोरी जैसे स्कैम को एक्सपोज करके उन्होंने बीजेपी को ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए को टारगेट कर लिया है। और अगर बिहार में एनडीए की सरकार नहीं रहती तो जो बाकी की पार्टीज एनडीए के अंदर हैं वो भी अपना सपोर्ट एनडीए से वापस ले सकती हैं क्योंकि राहुल गांधी रुकने का नाम नहीं लेने वाले। अभी वो एटम बम के साथ आए थे और अभी कुछ दिनों में वो अपना हाइड्रोजन बॉम्ब भी लेकर आने वाले हैं। एंड यस, अगले साल आसाम, केरल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में भी इलेक्शन होने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली राहुल गांधी अपना हाइड्रोजन बॉम्ब तभी लेकर आएंगे। और ये भी पॉसिबल है कि जो पार्टीज अभी एनडीए के अंदर हैं जिनकी वजह से बीजेपी सेंट्रल लेवल पर रूल कर रहा है उनको राहुल गांधी इंडिया अलायंस की तरफ अट्रैक्ट कर ले। और अगर राहुल गांधी ये चीज़ करने में कामयाब रहे सो देयर इज़ नो डाउट 2029 इज़ द ईयर ऑफ राहुल गांधी। अब एक क्वेश्चन ये है कि कैसे करेंगे राहुल गांधी उन पार्टीज को अट्रैक्ट। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट एनडीए को जाएगा और इसी वजह से कुछ पार्टीज एनडीए से बाहर भी हो सकती हैं।
और अगर इससे काम नहीं बना तो जो पार्टीज अभी एनडीए के अंदर हैं उनको कोई ना कोई बड़ी मिनिस्ट्री का वादा करके राहुल गांधी अपने इंडिया अलायंस की तरफ लेके आ जाएंगे। पर क्या ये सब करना इतना आसान होगा? तो द आंसर इज नहीं और हाँ भी, क्योंकि एट द एंड राहुल गांधी को बस पब्लिक का पर्सपेक्टिव ही तो चेंज करना है। अगर पब्लिक राहुल का सपोर्ट करने लगी, राहुल के फेवर में आने लगे, सो देयर इज नो डाउट कि इससे बाकी पार्टीज भी इन्फ्लुएंस होंगी। और अगर राहुल गांधी ये चीज़ करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो एनडीए की उन मेजर पार्टीज का समर्थन अपने तरफ लेकर आ सकते हैं। पर क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर हम आज से 2 साल पहले इस चीज़ को देखते तो ये प्रैक्टिकली तो क्या हाइपोथेटिकली भी पॉसिबल नहीं थी। बट नाउ एट द प्रेजेंट ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम 2024 के इलेक्शंस को देखें सो यू कैन क्लियरली सी दैट कि 2024 में जो मोदी जी का नारा था अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, वो बस 293 पे ही आके रुक गया, 300 पार भी नहीं हो पाया, जिसमें बीजेपी को इंडिविजुअली सिर्फ 240 सीट्स मिली थी और बाकी का अलायंस के मेंबर्स की तरफ से आया था। तो वहीं इंडिया अलायंस को 234 सीट्स मिली थी, जिसमें कांग्रेस को इंडिविजुअली 99 सीट्स मिली थी। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ 293 और 234 में सिर्फ 59 सीट्स का ही डिफरेंस है और ये नंबर्स बहुत कम है। और अगर ये नंबर्स तुम्हें इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं तो मैं तुम्हें 2019 का डाटा दिखाता हूँ। 2019 में इंडिया अलायंस को सिर्फ 91 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 543 सीट्स एंड वहीं एनडीए को 353 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 543। अब तुम खुद ही देख लो कि इंडिया अलायंस ने 2019 से लेकर 2024 तक कितना ज़्यादा ग्रोथ किया और अब तो बस 59 सीट्स का डिफरेंस है और इस डिफरेंस को भी राहुल गांधी फिल कर लेंगे। अभी जो बातें हमने ऊपर की उनकी मदद से। और अगर फिर भी तुम्हें डाउट है ना तो तुम 2024 के इलेक्शन का ही एग्जांपल देख सकते हो कि कैसे बीजेपी को पापड़ बेलने पड़ गए थे, जहां तहां हाथ मार के वो पार्टीज को अपनी ओर लेके आए थे, वरना 2024 का इलेक्शन भी हार सकते थे। और 400 पार बस एक इमेजिनरी नंबर ही बन के रह गया। और मुझे ऐसा लगता है कि 2029 में बीजेपी इंडिविजुअली 200 सीट्स भी पार नहीं कर पाएगी। मैं ये चीज़ इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि 2019 में जहाँ बीजेपी को 303 सीट्स मिली थी, वहीं 2024 में ये नंबर गिर के 240 सीट्स पर आ जाता है। 63 सीट्स का गैप, सीरियसली। और ये चीज़ यही दिखाता है कि पब्लिक बीजेपी से खुश नहीं है। ओके, सो अब तक हमने बात करी कि अगर बिहार में इंडिया अलायंस आती है तो उसका पूरे भारत पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। यहाँ मैंने तुम्हें बहुत सारा डाटा प्रोवाइड किया और अगर सच बताऊं तो अभी मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। बाकी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं उतना डिटेल में नहीं गया। एंड आई वांट कि तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। और एज अ बिहारी, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, मैंने देखा है कि बिहार में डेवलपमेंट ना के बराबर हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड एट द एंड मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि तुम इसको वोट करो या उसको वोट करो, क्योंकि वोटिंग राइट तुम्हारा इंडिविजुअल राइट है और इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता, ना ही खरीद सकता है। और आपको अपनी इस पावर को समझना होगा और अपनी इस पावर को कुछ चंद पैसों की लालच के लिए बेचो मत, क्योंकि वो चंद पैसे आपकी शॉर्ट टर्म ज़रूरतों को पूरी करेंगे, लेकिन आपका एक सही वोट आपके आने वाले 5 साल, इवन आपके आने वाली जनरेशन का भविष्य तय करेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और इस वीडियो से तुम्हें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो गाइज, अगर ये तुम्हें वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो फटाफट तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। सो टिल देन, गुड बाय।